नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। कल से देश भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह देश की मेरी करोड़ों बहनों के लिए एक उपहार है। हमारी सरकार हमेशा हर संभव प्रयास करेगी जिससे कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचे। ये कटौती पीएमयूवाई परिवारों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की मौजूदा सब्सिडी के अतिरिक्त है, जो जारी रहेगी। इसलिए पीएमयूवाई परिवारों के लिए इस कटौती के बाद दिल्ली में प्रभावी कीमत 703 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार शामिल हैं और इस कटौती से देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। सरकार जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख महिलाओं को पीएमयूवाई कनेक्शन का वितरण शुरू करेगी, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इससे उज्ज्वला के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 9.6 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। ये निर्णय नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में शामिल है। रसोई गैस की कीमतों में कमी अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, हम अपने बजट के प्रबंधन में परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी का उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करना है। रसोई गैस की कीमतों में कमी से समाज की एक बड़ी आबादी के जीवन यापन की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार के सक्रिय कदम से परिवारों के व्यय में काफी कमी आने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को नए भारत की पहचान बताते हुए इसे स्पेस सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। कैबिनेट में इस सफलता से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और अन्य लोगों की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही 23 अगस्त जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी, इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को अहम बताया है। साथ ही और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सफल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने घरेलू गैस पर सब्सिडी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण बढ़ी महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है, जिससे गरीब और जरूरतमंद माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर देश की महिलाओं को पीएम मोदी की ओर से दिए गए गिफ्ट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धन्यवाद किया है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने धन्यवाद संदेश में लिखा, बहनों और माताओं को ये स्नेह उपहार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, महेंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा तैयार किए गए दुनिया के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि इथेनॉल एक स्वदेशी, पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय ईंधन है, जिसमें भारत के लिए आशाजनक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पर मोदी सरकार का जोर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जिस दिन इथेनॉल अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ की हो जाएगी, कृषि विकास दर मौजूदा 12% से बढ़कर 20% हो जाएगी। गडकरी ने असम के नुमालीगढ़ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी के बारे में भी बताया, जहां जैव इथेनॉल के निर्माण के लिए बांस का उपयोग किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि ये उन्नत वाहन इनोवा हाईक्रॉस पर आधारित है और इसे भारत के सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने के अनुरूप तैयार किया गया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाता है।
भारत दौरे पर आए केन्या के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के मुद्दों के साथ साथ विभिन्न मसलों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध काफी बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और केन्या के बीच रक्षा के अलावा शिक्षा, व्यापार समेत अन्य क्षेत्रों में भी संबंध मजबूत हुए हैं। राजनाथ सिंह ने बताया, दोनों देशों ने 2021-2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में मिलकर काम किया। साथ ही उन्होंने 2028-2029 के कार्यकाल के लिए भारतीय उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए केन्या का आभार व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव पद के लिए केन्या का समर्थन किया था। उन्होंने उम्मीद जताई, इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केन्या ने भी भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। केन्या के रक्षा मंत्री अदन बियर डुले ने कहा कि भारत के पीएम मोदी की वर्ष 2017 की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। डुले ने उम्मीद जताई, उनकी इस यात्रा से भारत और केन्या के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को बड़ी उपलब्धि बताया। इससे पहले डुले ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक से पहले केन्या के रक्षा मंत्री अदन बियर डुले को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चीन के कथित मानक मानचित्र 2023 पर भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के कथित मानक मानचित्र 2023 पर भारत ने कूटनीतिक रास्तों के जरिए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कथित मानचित्र में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इन दावों का खंडन करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदम सीमा के सवालों को हल करने को और पेचीदा बनाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर सक्रिय रिक्तियों में भारी वृद्धि आई है। इस पोर्टल पर 10 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां पंजीकृत की गई हैं। इन रिक्तियों की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा भी दी गई है। एनसीएस पोर्टल पर निजी क्षेत्र में भर्ती अभी भी खुली है। एनसीएस पोर्टल पर रिक्तियां नियोक्ताओं द्वारा सीधी रिपोर्टिंग और विभिन्न निजी नौकरी पोर्टलों के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से जुटाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी का संकेत देती है। सक्रिय रिक्तियों में लगभग 1/3 रिक्तियां नए छात्रों के चयन के लिए अधिसूचित की जाती हैं। इनमें से 51% वित्त और बीमा क्षेत्र की और 13% परिवहन और भंडारण क्षेत्र की हैं। संचालन और सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में लगभग 12% रिक्तियां दर्ज की गई हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां बदल दी हैं। उन्होंने ये बदलाव लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से किया है। संसदीय स्थायी समितियों में किए गए ये बदलाव सभापति के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। इसमें 31 सदस्यीय गृह पैनल में वरिष्ठ कांग्रेस राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम की नियुक्ति भी शामिल है। चिदम्बरम को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में ऐसे समय में नियुक्त किया गया है जब पैनल 3 प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा कर रहा है। सभापति ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी बनाए जा चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनजिंदर सिंह सिरसा को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच मणिपुर विधानसभा के एक दिन के सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मानसून सत्र को 5 दिनों तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। सदन ने संकल्प लिया कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सभी मतभेदों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से दूर किया जाना चाहिए। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का कावेरी नदी विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कर्नाटक के मांड्या में आज प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल देने के खिलाफ इन किसानों ने प्रदर्शन किया। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में 50 से अधिक घर डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों को रहने, खाने और मवेशियों के चारे को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन की ओर से अभी तक लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। लोगों को खाने पीने से लेकर अन्य कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेंगलुरु में G20 एक स्वास्थ्य चुनौतियों और अवसर पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान विभाग और शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां पर कार्यशाला 29 से 31 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संबंधित मंत्रालय से जुड़े तमाम विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दौरान उद्घाटन संबोधन में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि G20 देश भारत की अध्यक्षता के तहत पूरी दुनिया में शिक्षा, नवाचार और नीतिगत परिवर्तन के जरिए सतत जीवन शैली बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर की पुष्टि हुई है। चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अंश का भी पता चला है। इसरो ने कहा कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र के मोहम्मद नागुएब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। इस टुकड़ी में 137 कर्मी शामिल हैं। ये 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1980 में मिस्र में आयोजित किया गया था। 1995 के बाद से अन्य देशों की भागीदारी के लिए इस अभ्यास का विस्तार किया गया। इस वर्ष 34 देश अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में हिस्सा लेंगे। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल 549 कर्मियों के साथ ब्राइट स्टार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार केंद्र द्वारा की गई G20 की तैयारियों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही केंद्र द्वारा 700 करोड़ के फंड दिए जाने के बाद भी दिल्ली सरकार फंड न होने का आरोप लगा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल में कल 68,16,000 लोगों ने यात्रा की, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ये उपलब्धि समर्पित कर्मचारियों के प्रयासों, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के समर्थन और कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। स्कूलों में पढ़ रहे किशोरों में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से NCERT और यूनेस्को ने एक कॉमिक बुक तैयार की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में चलो आगे बढ़ो नाम के इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया। कॉमिक बुक का उद्देश्य स्कूली बच्चों का ज्ञानवर्धन करना, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना और जीवन कौशल बढ़ाना है, ताकि उनमें स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। 11 भाषाओं में तैयार कॉमिक बुक का वितरण देश भर के शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाएगा। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 79.22 बढ़कर 65,075.82 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36.70 अंक या 0.19% की तेजी लेकर 19,342.70 के स्तर पर बंद हुआ। सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन ने स्पाइस जेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। मारन ने ये याचिका इस अनुमान को लेकर दाखिल की है कि स्पाइस जेट दिल्ली हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील कर सकता है, जिसमें मारन के पक्ष में आर्बिट्रेशन के फैसले को सही ठहराया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 अगस्त को स्पाइस जेट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आर्बिट्रेशन के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड की सालाना आम बैठक में आज कंपनी ने ऐलान किया कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी और अगले 8 सालों में 20 लाख नई कार उतारेगी। कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद CLSA ने मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों में बिकवाली की सलाह दी थी। इसके साथ ही इसका टारगेट प्राइस 8,796 रुपये तय किया है। कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने जापान में अपनी 12 असेंबली प्लांट का कामकाज रोक दिया है। कंपनी ने प्रोडक्शन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यह फैसला लिया।
कामकाज रोके जाने के कारण कंपनी के लगभग सभी घरेलू उत्पादन में रुकावट आने की संभावना है। टोयोटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी गड़बड़ी के कारण का पता लगा रही है और ये संभवतः साइबर हमले के कारण नहीं है। टोयोटा के प्रवक्ता ने कहा कि 2 को छोड़कर टोयोटा के सभी घरेलू असेंबली प्लांट में कामकाज रोक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कंपनी के कुल 14 प्लांट हैं, जहां लगभग 1/3 ग्लोबल प्रोडक्शन होता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद इमरान खान को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी ये गिरफ्तारी सिफर मामले में हुई है। इस मामले में उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में मंगलवार को सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच लड़ाई के दौरान घरों पर हुई गोलाबारी में 39 नागरिक मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस बीच सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात करने के लिए मंगलवार को मिस्र पहुंचे। मिस्र ने लंबे समय तक चले गृह युद्ध और गहराते मानवीय संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक श्रृंखला में सूडान के युद्धरत गुटों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। सूडान के सेना प्रमुख का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूं ही सूडान में युद्ध जारी रहा तो पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो जाएगा और हिंसक टकराव पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकता है। तूफान इदालिया से क्यूबा में भारी तबाही देखने को मिली है। क्यूबा में तूफान इदालिया की वजह से भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बर्बादी द्वीप के सबसे पश्चिमी हिस्से में देखी जा रही है। तंबाकू उत्पादक पिनार डेल रियो प्रांत अभी भी लगभग 1 साल पहले तूफान इयान के कारण हुई तबाही से उबर रहा है। सोमवार को फ्लोरिडा के खाड़ी तट की ओर बढ़ते हुए इदालिया के एक बड़े तूफान में तब्दील होने की आशंका है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने 46 काउंटियों में आपातकाल की स्थिति की घोषित कर दी है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने घोषणा की कि तूफान इडालिया के एक बेहद खतरनाक बड़े तूफान में तब्दील होने की आशंका है। चीन में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ के कारण बचाव कर्मियों ने पूर्वी और मध्य चीन में निकासी के प्रयास तेज कर दिए हैं। सप्ताहांत में उत्तर पश्चिमी हुनान प्रांत में 3000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि सांगझी, शिमेन और योंगशुन काउंटी और झांगजियाजी शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इटली के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के बाद दर्जनों लोगों को हटाया गया है। एक विशाल चट्टान के खिसकने से सुरंगों तक पहुंच अवरुद्ध होने के कारण फ्रांस और इटली के बीच ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भूस्खलन के कारण अल्पाइन शहर कार्टिना डी एम्पेजो के पास लगभग 70 लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिलान के उत्तर में लोम्बार्डी के वाल्टेलिना क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रिया में भी भारी बारिश और तूफान के कारण नदियां गंभीर स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रिया के टाइरोल सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ गया है। ताजिकिस्तान में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हो गई है। ताजिकिस्तान सरकार ने लोगों को पहाड़ी इलाकों में न जाने का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खेलों से जुड़ी कुछ नई शुरुआत की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने वाले किशोर जेना और 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को भी सम्मानित किया। खेल मंत्री ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें देश भर के खेल संघों के बारे में सूचना उपलब्ध रहेगी। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण एक विस्तृत बुकलेट का विमोचन भी रहा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कल से शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान का सामना नेपाल से होगा। न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के कप्तान केन विलियमसन भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले एक दिवसीय विश्व कप में खेल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह के अंदर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने का फायदा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में मिला है। प्रणॉय ने 3 स्थान के सुधार के साथ करियर का सर्वश्रेष्ठ 6ठा स्थान हासिल किया।
पुरुष एकल में लक्ष्य सेन एक स्थान के नुकसान के साथ 12वें, जबकि विश्व चैंपियनशिप के पहले दौर में बाहर होने वाले किदाम्बी श्रीकांत पहले की तरह 20वें स्थान पर हैं। विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती चरण में हार के बावजूद महिला एकल में पीवी सिंधु को रैंकिंग में फायदा हुआ है। सिंधु एक स्थान के फायदे के साथ 14वीं पायदान पर पहुंच गई है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी अपना दूसरे स्थान बरकरार रखने में सफल रही। इस जोड़ी को विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के पहले ही दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पुरुष एकल में चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के होल्गर रून को हार का मुंह देखना पड़ा है। ग्रीस के 7वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्टेफनोस सिसिपास ने भी यूएस ओपन के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिसिपास ने पहले राउंड के मुकाबले में कनाडा के मिलोस रॉनिक को सीधे सेट्स में हराने में सफलता पाई। 2022 के उपविजेता कैस्पर रूड को पुरुष एकल के पहले राउंड में एमिलियो नवा के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 3 घंटे 17 मिनट तक चले मैच में उन्होंने 7-6, 3-6, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। महिला एकल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने अपने यूएस ओपन खिताब की रक्षा के लिए जोरदार शुरुआत की। उन्होंने स्वीडन की रेबेका पीटरसन को 6-0, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल में नंबर 8 वरीयता प्राप्त मारिया सकारी की हार के रूप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्पेन की मसारोवा ने ग्रीस की सकारी को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। एटलेटिको मैड्रिड ने रेयो वैलेकानो को 7-0 से हराया। 2013 में गेटाफे को इसी स्कोर से हराने के बाद पहली बार एटलेटिको ने ला लीगा के एक मैच में 7 गोल किए। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म क्रिसमस 2024 के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी से शुरू होगी। एक्टर रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर के सक्सेस को काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच रजनीकांत बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पहुंचे, जहां वो सालों पहले कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दोबारा फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर उन्हें कुछ अच्छे रोल्स मिलते हैं तो वो जरूर फिल्मों में काम करेंगी। तेलुगु फिल्म स्टार अक्किनेनी नागार्जुन का आज 64वां जन्मदिन है। नागार्जुन ने हिंदी और साउथ की करीब 100 फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर नीरज पांडे की थ्रिलर सीरीज द फ्रीलांसर 1 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सीरीज में मोहित रैना और अनुपम खेर अहम भूमिका में हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि आतंकवाद को झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन बम विस्फोट करते हैं, वो खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। सुहाना खान स्टारर द आर्चीज 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में सुहाना के अलावा अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, मिहिर आहूजा भी शामिल हैं। अभिनेता शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का तीसरा गाना नॉट रमैया वस्तावैया रिलीज हो चुका है। गाने में शाहरुख अभिनेत्री नयनतारा के साथ जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। एक्टर सनी सिंह की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म रिस्की रोमियो का आज मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। इस फिल्म में सनी अभिनेत्री कीर्ति खरबंदा के साथ नजर आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।